नमस्कार। मैं हूं मुकेश झा और आप सुन रहे हैं द वॉइस एएम दिल से दिल तक। आज दिल से दिल तक में हम लोग सुनेंगे प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी कफन। हम लोग जानते हैं कि कहानी हमेशा से जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। कहानियाँ जो हमें अपने बचपन में ले जाती है, हमारी खुशियों में, हमारे गम में, हर चीज़ में कहानियाँ हमें एक सहारा सा देते हैं। तो आज हम लोग प्रेमचंद द्वारा लिखित एक खूबसूरत सा कहानी कफन, जो जीवन का एक अद्भुत सच सामने लाता है। हम जानेंगे उस कहानी के माध्यम से कि जीवन में अलग अलग पहलू और अलग अलग क्या क्या लाइफ में क्या क्या घटना लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने से पहले और इस कहानी कफन का आनंद लेने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रेमचंद साहब का जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि वह कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। प्रेमचंद साहब का जन्म वाराणसी से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर शहर से करीब 4 मील दूर एक छोटा सा गांव लम्ही, गांव का नाम है लम्ही मौजा मड़वा। इसी गांव में सावन बदी 10 संवत 1937 और यदि ईस्वी में से कहेंगे तो कह सकते हैं कि शनिवार 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म हुआ था। हम लोग वाराणसी जानते हैं कि वाराणसी उत्तर प्रदेश, भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक वाराणसी है। उत्तर प्रदेश में एक एक कह सकते हैं कि जिला है उत्तर प्रदेश, उसी में एक गांव है लम्ही। वहाँ पे प्रेमचंद साहब का जन्म हुआ था। उनके पिता मुंशी अजायब लाल गांव के एक सीधे साधे डाक मुंशी थे, अर्थात उनका पिताजी का नाम मुंशी अजायब लाल थे। छोटी सी तनख्वाह थी, जैसे तैसे गुजर बसर हो जाती थी। खेती किसानी नाम की थी, नौकरी का ही सहारा था। अर्थात हम इन चीज़ों से ये समझ सकते हैं कि प्रेमचंद साहब का जन्म जिस माहौल में, जिस जगह पे हुआ, वह मोटा मोटी एक मध्यम फैमिली का कहानी है और उस मध्यम वर्ग में इनका पालन पोषण हुआ और उससे जो ज्ञान अर्जन हुआ, जो अनुभव हुआ, जो उन्होंने अपने जीवन काल में देखे, उन सब को अपनी कहानी और उपन्यास के माध्यम से हम सबों के बीच प्रेमचंद साहब ने लाया है। आज उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ एक खूबसूरत सा जीवन के एक अद्भुत कला, अद्भुत सौंदर्य को दर्शाने वाला कहानी कफन पे हम लोग सुनेंगे। ये 2 हिस्से 3 हिस्से में आएगा, थोड़ा बड़ा कहानी है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे। कफन कफन कहानी का प्रारंभ होता है यहाँ से। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। अर्थात 2 बाप बेटे और एक बहू की ये कहानी एक संवेदना वेदनापूर्ण कहानी है, मार्मिक कहानी है। इसमें जो बेटा है, उनकी जो पत्नी है, वह उनकी नाम बुधिया है और वह प्रेग्नेंट है और उनको अभी अभी प्रसव पीड़ा से वो जूझ रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घिसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं।
सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर, क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। कहानी का यहीं से एक मार्मिक पृष्ठ प्रारंभ हो जाता है। घीसू अर्थात माधव का पिता घीसू ने अपने पुत्र माधव से कहा कि जा तुम अपनी पत्नी को देख कि क्या अभी जो प्रसव पीड़ा से वो जूझ रही थी, क्या उन्होंने बच्चे को जन्म दे दी या उसी दर्द से वो जूझ ही रही। लेकिन माधव एकदम कठोर बनकर यह कह रहा है कि यदि बुधिया अर्थात उनकी जो पत्नी है उसे मरना ही है तो वह मर जाए, उसके दर्द से हम लोग क्यों परेशान रहे। इस पे उनके जो पिता है घीसू वह कहते हैं कि क्या माधव, तुमने जिसके साथ साल भर अच्छे से ज़िंदगी जिया, जिन्होंने तुम्हें रोजी रोटी ला कर दी, आज वह प्रसव पीड़ा से जूझ रही है, तो क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता कि तुम उसे जाके देखो। लेकिन माधव एकदम बेवफाई के अंदाज में उनसे अलग ही बात करता है। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था। माधव इतना कमज़ोर था कि आधा घंटे काम करता तो घंटे भर चीलम पीता था। दोनों बाप बेटे एकदम से बहुत ही कायर कहिए, जाहिल कहिए या कामचोर थे, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलता था। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम ना करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम ही काम की कोई कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। मतलब गांव वाले उसे तभी बुलाते थे जब लगता था कि उसे कोई कहीं मजदूरी ना मिले और उसमें इतना हिम्मत हो कि हम 2 मजदूरी का रुपया एक को समझ के कि एक के मजदूरी के काम के बराबर समझने का, संतोष करने की उसमें यदि हिम्मत होती तभी इन दोनों को रखता। या दूसरी अवस्था कि इन दोनों ने इतनी जिल्लत से इतनी विनती करता था कि लोग दया भाव से इन्हें मजदूरी पर रख लेते थे, अन्यथा कोई मजदूरी तक पर इन दोनों बाप बेटों को नहीं रखता था। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती, इतने संयमी थे। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर देते। अर्थात वो इतने गरीब थे कि लोग ये जानते थे कि इनसे कोई आशा ना, इसे जो भी दे दो उसे फिर पुनः लेने की कोई आस ना रहने पर भी लोग इनकी दीनता अर्थात गरीबी के कारण इसे कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। ऐसा मेरा अपना समाज है। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या
10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर पिसाई करके या घास छीलकर वह शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वो आई, यह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगती। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएंगे। अगले भाग में कहानी का अगला हिस्सा हम लोग जानेंगे कि आखिर जो बुधिया है वह जीवित बचती है या मर जाती है, और घीसू और माधव की वही स्थिति रहती है जो अभी है या कुछ बदलाव होता है। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट भाग 2 ज़रूर सुनेंगे ताकि इस कहानी का संपूर्ण आनंद ले सकें। थैंक यू।